नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री अमर अग्रवाल ने केंद्रीय बजट 2026 का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह बजट भारत को चौथी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अहम कदम है। अमर अग्रवाल के अनुसार बजट में विकसित भारत की सोच को आगे बढ़ाते हुए रोजगार सृजन और आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्पादकता बढ़ाने और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने वाले प्रावधान देश की आर्थिक प्रगति को गति देंगे। बजट में तकनीक और समावेशी विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। छत्तीसगढ़ के लिए किए गए प्रावधानों से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा। हमारे देश के अंदर है रोजगार की या जो आर्थिक असमानता का एक विषय आता है, उन सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ये बजट का निर्माण किया गया। आर्थिक प्रगति का आधार होता है कि उत्पादन ज्यादा बढ़े, इसके साथ ही विदेशी निवेश ज्यादा से ज्यादा आए, विदेशी पूंजी आए। तो अगर हम देखेंगे तो उत्पादन के क्षेत्र में नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना, मध्यम वर्ग के जो शहर हैं उनमें इकोनॉमिक जोन बनाना, इसके अलावा बहुत से तकनीक भी एक अर्थव्यवस्था का आधार बनते जा रहा है। एआई का, आईटी पार्क का, उन सारी बातों का समावेश किया। इसके साथ ही विदेशी निवेश कैसे आए, तो अगर हम देखेंगे तो एक वर्ल्ड का हेल्थ हब बने दुनिया का, उसके सारे प्रयास इस बजट में दिखाई देते हैं। हमारा क्षेत्र देश विविधता का है और विविधता का समावेशी जो बजट है बहुत चुनौती होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जिक्र भी किया, 400 नई बस के अलावा बौद्ध टेम्पल के लिए। इसी प्रकार से देखें तो जहाज का जो एरोप्लेन है उसकी रिपेयरिंग के जो शॉप्स हैं, और कस्टम ड्यूटी में जो जो रियायतें दी गई हैं वो हमारे देश के बहुत से उत्पादन बढ़ा के उसकी लागतें करेंगे। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जैसे एक वायदा बाजार होता है जिसमें अनावश्यक कई बार आर्टिफिशियल तेजी भी आती है, उस पे टैक्स के रेट बढ़ाए गए। तो कुल मिला के अगर हम ये बजट देखेंगे तो सारी बातों का समावेश करते हुए, विभिन्न राज्यों की जो चुनौतियां हैं उनका समावेश करते हुए, उत्पादन बढ़ाने वाला, रोजगार देने वाला और आर्थिक असमानता को दूर करने वाला, इसमें 2-3 योजनाएं। एक महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना गांव के लिए प्रारंभ की गई है, जिसमें जो हमारी लखपति दीदी हैं वो अब व्यापार भी करें, उनको अवसर मिले, वो भी किया गया है। जो छोटे मध्यम शहर हैं 5 लाख के आसपास, जिसमें हमारा बिलासपुर भी आएगा, उसमें नए तीर्थ स्थान बनाना जिससे वो शहरों की पहचान मिले, इकोनॉमिक जोन बनाना। और सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ को माइनिंग कॉरिडोर बनाने का भी इस बजट में प्रावधान हुआ है। हम सब जानते हैं कि रत्नगर्भा हमारा छत्तीसगढ़ है, लेकिन लॉजिस्टिक नहीं होने के कारण जो पूरा लाभ हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अगर हम देखें विगत दिनों रेल का एक नेटवर्क बिछाया गया जिससे हमारे छत्तीसगढ़ की तरक्की जल्दी हो और हमारे जो मिनरल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा हम ओपन करके और इस राज्य को समृद्ध बनाएं। तब इसी प्रकार से बस्तर भी आ जाएगा। तो छत्तीसगढ़ को जो माइनिंग कॉरिडोर बनाया है, निश्चित तौर पे ये छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ उछाल आएगा और छत्तीसगढ़ बहुत तेजी के साथ विकास करेगा। वैसे तो अनेक पहलू हैं इस बजट के जिसकी तारीफ करें, जैसे हमारी संस्कृति की विरासत,
कि आयुर्वेद, जिसको कोरोना में दुनिया ने स्वीकार किया, योग आयुर्वेद, उसके 3 एम्स बनाने की घोषणा। तो अगर ये बजट देखेंगे तो आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक असमानता को दूर करने वाला ये बजट है। एक ऐतिहासिक बजट है। पहले भी जो बजट आए 2014 के बाद, उसका परिणाम हम सब ने देखा है कि किस प्रकार की नीतियां बनी, किस प्रकार के बजट प्रावधान हुए। तो 11वें नंबर से लेकर 4थे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो परिणाम था हमारे पूर्व बजट का, और ये बजट का परिणाम विकसित भारत। अब आप लोगों को कुछ सर, ये रेल कॉरिडोर आपने आगे शामिल किया, 7 में से अपने गाँव को कम लोग है, ये एक भी नहीं है, इसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, रेल कॉरिडोर नहीं है, वो हाई स्पीड की ट्रेन का है, 7 का। अगर आप देखेंगे तो आजादी के बाद छत्तीसगढ़ को जितना रेल में मिला, कम से कम 35 से 40 हजार करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर स्वीकृत है, जिसका जिक्र मैंने अभी संक्षेप में किया। और जहां तक हाई स्पीड का सवाल है, हमारे यहाँ क्योंकि मिनरल है, हाई स्पीड भी आएगा आगे। नहीं, देखिए, एक साथ देखिए, एक छत्तीसगढ़ को माइनिंग कॉरिडोर के लिए कहा गया। और देखिए, ये अभी बजट भाषण है। हमने तय किया है कि छत्तीसगढ़ के सारे विभागों को जो जो मिलेगा, हमारे प्रदेश के माननीय मंत्रीगण, पिछली बार क्या था बजट, इस बार क्या है, उसके बारे में विस्तृत से आप लोगों के बीच में आएंगे। इससे आपको पूरा छत्तीसगढ़ को हमको क्या मिला, विभाग वाइज इसकी जानकारी लेके हम बजट नहीं, देखिए, बजट भाषण एयरपोर्ट का जहां तक सवाल है, एयरपोर्ट जो है आज बिलासपुर का, वो राज्य की संपत्ति है, अभी केंद्र की संपत्ति नहीं है। लेकिन इसका बजट का तो वो स्टेट बजट का विषय है, वो सेंट्रल बजट का विषय ही नहीं है। नेताजी, एसटीटी जैसे ही निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, शायद इतिहास में पहली बार है कि सेंसेक्स 2000 नीचे खराब हो गया। ये एसटीटी टैक्स क्या कहीं ये मुसीबत तो साथ नहीं हो, आप इस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जहां तक सवाल है शेयर बाजार का, गोल्ड का, सिल्वर का, मैं ऐसा मानता हूं कि इसका बजट से रायपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट की सराहना करते हुए इसे गांव, गरीब और किसान का बजट बताया। साथ ही इस मौके पर नारायण चंदेल ने कहा कि यह बजट न केवल आम जनता के हितों को सुरक्षित करता है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को भी मजबूती प्रदान करता है। बता दें कि बीजेपी नेता चंदेल ने बजट का स्वागत करते हुए इसमें समाज के सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है और ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना पर आधारित है। संसद में भारत सरकार के वित्त मंत्री ने जो आम बजट प्रस्तुत किया है, यह आम बजट गांव, गरीब और किसान का बजट है। यह आम जनता के हितार्थ बजट है। इस बजट का हम सभी लोग स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी को, भारत के प्रधानमंत्री जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। यह विकसित भारत की झलक इस बजट में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक विजन दस्तावेज है और आने वाले वर्ष 2047 के विजन डॉक्यूमेंट का ये प्रस्तुतिकरण है। इस बजट में समाज के सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। यह सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय है। इस बजट का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का बजट पेश किया। सीएम विष्णुदेव ने रायपुर में बजट भाषण सुना। सीएम साई ने बजट का स्वागत किया और कहा कि इस ऐतिहासिक बजट में जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक निवेश, कृषि, ग्रामीण सशक्तिकरण, उद्योग और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया। सीएम साई ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज का दिन बड़ा पावन दिन है
संत रविदास जी की जयंती है। आज माघी पूर्णिमा भी है और राजिम के त्रिवेणी संगम में आज से राजिम कुंभ कल्प का शुभारंभ भी है। तो ऐसे सभी पावन दिवस की समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ऐसे अवसर पर आज भारत सरकार का वर्ष 2026-27 का आम बजट कर्तव्य भवन में पहली बार प्रस्तुत हुआ है और देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर, और ये बजट विकसित भारत और सुनहरे भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसके लिए मैं समस्त छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और आज कर्तव्य भवन से प्रस्तुत इस बजट में 3 कर्तव्य के तरफ विशेष फोकस किया गया है, जिसमें पहला है आर्थिक विकास और रोजगार बढ़ाना, दूसरा है जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना और तीसरा है सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करना। और इस बजट में वित्त मंत्री जी ने देश के गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्गों के उत्थान के लिए विशेष उनका फोकस है। और इस बजट से हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को बहुत ही लाभ होने वाला है। इस बजट में किसानों के लिए बहुत ध्यान दिया गया है। किसानों की आय कैसे बढ़े, खेती का व्यवसाय कैसे बढ़े, इसके लिए बजट में उपाय किए गए हैं। और एआई के माध्यम से भी खेती कैसे बढ़े, इसलिए एआई पर भी फोकस किया गया है। साथ ही कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए इस बजट में विशेष फोकस है। और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की पहल पर ग्रामीणों को स्थानीय उद्योग और हस्तशिल्प में काम करने के अवसर दिलाने के लिए भी इस बजट में प्रावधान है। युवाओं के रोजगार के लिए भी इस बजट में विशेष फोकस किया गया है। स्टार्टअप, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। 10,000 गाइड लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसका सीधा सीधा लाभ हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को होगा, जहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। और विदेश यात्रा और विदेशों में पढ़ाई करना, ये भी बहुत सस्ता होगा। इस पर भी इस बजट में फोकस किया गया है। और विशेषकर स्वास्थ्य के प्रति बजट में बहुत ध्यान दिया गया है। बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और कैंसर, डायबिटीज और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाइयों को बहुत सस्ती करने का इस बजट में प्रावधान है। हर जिले के जिला अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा। हर जिले में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर भी खोला जाएगा। इसका भी इस बजट में वर्ष 2026-27 के बजट में प्रावधान किया गया है। विशेषकर आज मानसिक विक्षिप्त लोग बहुत मिलते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। इसके लिए भी केंद्रीय बजट में चिंता किया गया है। आयुर्वेद चिकित्सा को भी बढ़ावा दिया जाएगा, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और राज्य में 5 रीजनल हब भी स्थापित किए जाएंगे, जिसका प्रावधान बजट में है। और इसका लाभ भी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को मिलेगा।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है लखपति दीदी बनाना, उस तरफ भी विशेष फोकस इस बजट में किया गया है। और हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था होगी और पढ़ाई करने वाली हमारी बेटियों को, बहनों को हॉस्टल में रहने की सुविधा होगी। और उद्योग धंधा पर भी विशेष जोर दिया गया है। देश के विकास और आर्थिक मजबूती के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 20 नया जल मार्ग, 4 राज्य में खनिज कॉरिडोर, इस पर भी बजट में फोकस किया गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसका लाभ भी हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को मिलने वाला है। खेल को देश में बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रावधान है और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई घोषणा हुई है, तो इससे निश्चित रूप से हमारे देश के युवाओं को इसका लाभ मिलने वाला है। कर सुधार में भी एक अच्छा प्रयास हुआ है। पहले जो आयकरदाता अपनी आय छिपाते थे तो पकड़ा जाने पर उनको सजा का प्रावधान था, लेकिन अब सजा का प्रावधान को खत्म किया गया है। उसके जगह पर उनको अर्थदंड देना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा राहत है। और साथ ही जो रोजमर्रा की चीजें हैं जैसे दवाइयां, कपड़ा, चमड़े से बना हुआ सामान, जूता, मोबाइल, ईवी बैटरी, माइक्रोवेव ओवन, सोलर उपकरण, बायोगैस सीएनजी जैसे जो आम चीजें हैं ये भी बहुत सस्ती होंगी, ऐसा बजट में प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर कहें तो ये जो वर्ष 2026-27 का जो बजट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको फलीभूत करने वाला ये बजट है। निश्चित रूप से इससे देश और छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ होने वाला है। मैं फिर से एक बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। जिस तरह से पिछले बजट में अप्रत्याशित टैक्स में छूट दिया गया, किसी को उम्मीद नहीं था कि 12 लाख का एक मुश्त टैक्स में फ्री मिलेगा, तो एक बहुत बड़ा पिछले बजट में ही राहत मिल गया है। महात्मा गांधी को लेकर महात्मा गांधी हैंडलूम स्वरोजगार योजना, तो कहीं ना कहीं ये बीराम जी को जो लेके जो चाह तो विधान मतलब खुश करने के लिए तो नहीं लाए विपक्ष को? जी बिल्कुल नहीं, जीराम जी और इसका कोई संबंध नहीं है। जीराम जी तो जो मनरेगा जो था उसका वो विकल्प है और मनरेगा से कई गुना विकसित भारत जीराम जी है। इसमें 100 दिन के बजाय 150 दिन, 125 दिन, 125 दिन रोजगार और इसमें मजदूरी भुगतान सुनिश्चित किया गया है। 1 सप्ताह के अंदर मजदूरी भुगतान होगा और नहीं होगा समय पर तो उसके लिए मतलब अतिरिक्त राशि मजदूर को देना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे और विकास के काम लिए जाएंगे जिससे अधोसंरचना का विकास गांव में होगा और ग्राम सभा ही तय करेगा कि किस काम को पहले लेना है, किस काम को बाद में लेना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया, जिसका बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने स्वागत किया। किरण सिंह देव ने कहा कि बजट में गरीब किसान वर्ग, युवाओं और महिलाओं के हितों का विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है। बुनियादी ढांचों के विकास, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन और डिजिटल भारत को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रावधान देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बजट से नगर विकास, स्वच्छता, आवास, पेयजल, सड़क, रेल और शहरी अधोसंरचना के लिए किए गए प्रावधानों से नगर निकायों को मजबूती मिलेगी और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी। इससे जगदलपुर जैसे नगरों में भी विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। अभिवादन है, बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री
आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का, और बहुत ही विकासोन्मुखी बजट है। सभी क्षेत्रों का इसमें ध्यान दिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो संकल्पना परिकल्पना है 2047 तक हमारा यह देश और पूर्ण रूप से विकसित हो, ऐसे कई प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, युवाओं की दृष्टि से, हमारी मातृशक्ति महिलाओं की दृष्टि से उनको संबल प्रदान करने की दृष्टि से, हमारे रेलवे का जो कॉरिडोर है उसको दृष्टि से, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं, मोबाइल है, ईवी बैटरीज हैं, और चमड़े के सामान, जितने भी चमड़े से निर्मित सामान हो, चाहे वो जूते हो, चाहे वो बैग्स हो, चाहे वो बेल्ट हो, पर्स हो, ऐसे और भी सामान, दवाइयां हैं जो कैंसर है, शुगर है, इससे के बाद 7 ऐसी गंभीर बीमारियों से जो है उसमें उपयोग में आने वाली दवाइयां जो बहुत महंगी हुआ करती थी, उनको आम आदमी आसानी से खरीद सके, उसका इसमें प्रावधान किया है, सस्ती की गई है, कोई नया टैक्स नहीं है। आपके पिछले जो बजट को आप अगर देखेंगे तो पिछले बजट से बेहतर इसमें और क्या किया जा सकता है, इसको प्रावधानित किया गया है इस तरीके से। और कांग्रेस की तुलना में अगर आज हम देखें तो कांग्रेस की सरकार की तुलना में सभी क्षेत्रों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए विशेषकर जो मैं फोकस करके बोलूंगा, ऐसे 20% से अधिक प्रावधानित राशि का, करोड़ का प्रावधान और बजट में लगातार किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं कि सभी सेक्टरों को शामिल करते हुए पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ऐसे सभी क्षेत्रों को, ऐसे कई हमारे आयुर्वेदिक महाविद्यालय, आयुर्वेदिक क्षेत्र में चिकित्सालय 3 नए बनाने के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, और शी-मार्ट, ऐसे शी-मार्ट का निर्माण होगा हमारे प्रत्येक जिले में, और हमारी बहनों के लिए छात्रावास, बहनों के लिए छात्रावास, महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्णय इसमें लिया गया है। यह अद्भुत है। और आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए इस बजट में मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत से लेकर स्वावलंबन और विकसित भारत विजन डॉक्यूमेंट 2047 निश्चित रूप से परिलक्षित होता है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं इस बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत अच्छे बजट के लिए उनको बधाई देता हूं। देखिए, जो बजट है वो आम जनता का है, और निश्चित तौर पे पिछले 12 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत ने जो उत्तरोत्तर प्रगति की है, 2014 तक जो 11वें नंबर पे था हम जीएसडीपी में, आज वो 4थे नंबर पे आ गया है, और आने वाले समय में इसको हम दुनिया का सबसे तीव्र गति से ग्रोथ करने वाला, ये हमारा क्या कहते हैं, आर्थिक दृष्टि से मजबूत राष्ट्र बनेगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, और उसी के परिप्रेक्ष्य में विजन 2047 तक का जो ये विजन रखा गया है, विकासशील भारत से विकसित भारत का जो संकल्प उन्होंने दिया है, उसके दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और उसकी पीड़ा आज कांग्रेसियों को हो रही है। कांग्रेसी ये पहले बताए कि उनकी सरकार में जो चाहे रक्षा का बजट हो, चाहे रेलवे का बजट हो, चाहे किसानों का बजट हो, वो मात्र 29-30 हजार करोड़ तक ही सीमित हुआ करता था। आज 1.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ तक से ऊपर एक-एक कहते विभाग का बजट पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं से आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। माननीय हमारे वित्त मंत्री जी लगातार 9वीं बार ये रिकॉर्ड बजट प्रस्तुत कर रही है, और उनके माध्यम से जो लोगों को सशक्त बनाने की दृष्टि से महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को, हर वर्ग को अंतिम छोर तक पहुंचे, इस योजना को क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो, इसके लिए वो प्रयासरत है। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर देश की आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया, और 50-50, 60-60 साल, लेकिन उन्होंने आज भी उनका एक ही नारा है कि हम गरीबी मिटाएंगे, स्वास्थ्य सुविधा देंगे, शिक्षा देंगे, लेकिन जब सरकार में आते हैं तब इनसे दूर दूर का वास्ता नहीं होता, दूर दूर से उनसे कोई नाता नहीं होता, बल्कि उन योजनाओं को बंद करने में प्रमुखता निभाते हैं जिन योजनाओं को, कल्याणकारी योजनाओं को हमारी केंद्र सरकार ने लागू किया था। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, पिछली सरकार में तो उन्होंने कहते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया था। उसी तरीके से उन्होंने कहते हैं जो आयुष्मान भारत योजना है उसको
यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाएंगे कहा था, लेकिन उस समय तो उन लोगों ने कुछ नहीं कहा था और न कर पाए। और बल्कि इन योजनाओं को कैसे बंद किया जाए, कैसे जनता तक इसको रोका जाए, इसके लिए उन्होंने कोशिश की थी। उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।